यूनिक इंडियंस और एनबीएससी प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में यूनिक इंडियंस अवार्ड 2021 का जयपुर में भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरि प्रसाद शर्मा, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड IAS डॉक्टर समित शर्मा, IAS राजेंद्र सिंह शेखावत, डॉक्टर शालिनी तोमर गरसा, डायरेक्टर दाना शिव हॉस्पिटल ने मंच को सुशोभित किया। साथ ही इस अवसर पर आमंत्रित अतिथियों ने नवोदित प्रतिभाओं को उनके कार्य क्षेत्र में आने वाली कठिनाइयों व उनके निदान के बारे में अवगत कराया। साथ ही पद से जुड़ी जिम्मेदारियों पर बात करी। इसी कड़ी में मुख्य अतिथि हरि प्रसाद शर्मा, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपने विचार व्यक्त किए। राजेंद्र जी, डॉक्टर साहब, मनीष जी और सभी साथी, मनीष जी ने जब ये कहा कि हम उनको सम्मानित कर रहे हैं जो अपनी मेहनत के बल पे इस राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयनित हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और लगने का एक कारण है कि जो सफर आज आप शुरू कर रहे हैं, कभी 1982 में मैंने किया था। तो नेचुरली हर आदमी अपने ही अतीत में कहीं न कहीं उस अतीत की छाया को खोजता है। इसलिए आपसे देख के, मिल के अच्छा भी लग रहा है और अच्छा लगेगा भी। आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आज के समय में आप समझ सकते हो कि कंपटीशन कितना भारी है, प्रतियोगिता, उसमें सफलता प्राप्त करना, चयनित होना। तो ऐसे व्यक्तियों का सम्मान करने की सोचना, ये मनीष जी आप वाकई बधाई के पात्र हैं कि आपने एक अच्छा काम किया है। अब आगे देखो, सबको लगता है कि राज्य की सम्मानित सेवा है, इसके आप सम्मानित अधिकारी बनने जा रहे हैं। और आने वाला समय मैं आपको बताऊं कि ऐसा है कि थोड़ा सा मैं एक आपको पृष्ठभूमि पे डालें। राजस्थान का जन्म हुआ 1949 में और उसकी विधिवत ये प्रशासनिक और पुलिस सेवाएं जो राजस्थान वो लगभग 1956 में शुरू हुई। हमें जो 1949 में पहले चीफ सेक्रेटरी और पहले जो आईजी है, उनकी भी हमें बातें सुनने का मौका मिला। हम उस बीच की कड़ी के आदमी हैं जिन्होंने जब सर्विस ज्वाइन की 82 में, तो वो लोग सेवा में थे जो प्रथम चीफ सेक्रेटरी और प्रथम आईजी और उस समय के अधिकारियों के बारे में बातें बताया करते थे। और 56 के जो प्रथम बैच के RS ऑफिसर और RPS ऑफिसर थे, वो उस समय सेवाओं में थे। वहां से सफर दे के आज लेटेस्ट आप हो, इसी मतलब आपके बाद का कोई RS नहीं है। अब आप सफर शुरू करने वाले हो। बहुत लंबा समय गुजरा है राजस्थान के इतिहास में, लेकिन हो सकता है कुछ राजस्थान का हम कह सकते हैं कि हम वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाए जितनी हमें करनी चाहिए थी, लेकिन हमने बहुत कुछ सफलताएं हासिल की है। जब 49 से लेकर आज तक की आप तुलना करें तो विकास के कई आयाम छुए हैं और उसमें बहुत बड़ा योगदान ब्यूरोक्रेसी का रहा है। पॉलिटिशियंस का भी रहता है, ब्यूरोक्रेसी का भी रहता है और इंजीनियर्स का भी रहता है। हम चाहें तो किसी राज्य को के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं, और यदि हम चाहें, हमारी इच्छा नहीं हो, तो उसके विकास को शिथिल भी कर सकते हैं। तो यह आप पे निर्भर है कि अब इसके बाद जब आप ज्वाइन करने के बाद में आप जीवन की कौन सी दिशा अपनाना चाहते हैं। मैं जहाँ तक व्यक्तिगत अनुभव वाली बात है, वो एक अलग चीज़ है। जब कभी मिलेंगे, आप ट्रेनिंग में जाओगे, उस समय किसी न किसी रूप में शेयर करेंगे। आज तो मैं आपको बेसिकली 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। आप जिस सेवा में आए हो, लोगों से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप हजारों लाखों में से एक हो। अब आप पे निर्भर करता है कि आप प्रेरणा के स्रोत बनना चाहते हो और एक या सामान्य अधिकारी बनकर रहना चाहते हो। टोटल ऐसे RS ऑफिसर्स हुए हैं जिनका नाम लेते ही जनता के मन में और नीचे अधीनस्थ अधिकारियों के मन में दिल से सम्मान पैदा होता है, आपको बताते हैं। और कुछ ऐसे अधिकारी भी हुए हैं कि जिनका नाम लेते ही एक मन में थोड़ा सा मतलब कहीं न कहीं विपरीत भाव पैदा होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो सामान्य श्रेणी के होते हैं। तीनों प्रकार के अधिकारी आपको मिलेंगे। ये भी आपको करना है कि आप जीवन ईमानदारी के साथ जीना चाहते हैं या प्रशासनिक कुशलता के साथ। एक ब्यूरोक्रेट में सिर्फ 4 बातें देखी जाती है। पहले उसकी नियत ये है
कि वो ईमानदार रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता, ये उसका डिस्क्रिप्शन है एक। और नियत में ये भी देखना चाहता है तो ये भी देखा जाता है कि उसमें प्रशासनिक कुशलता है या नहीं है। तीसरा ये भी देखा जाता है कि वो उसके मन में गरीबों के प्रति, जिस वर्ग से हम ज्यादातर लोग हैं, गांव से आए हैं या कोई कस्बों से आए होंगे, अल्टीमेटली हम उन लोगों का भला करना चाहते हैं जिनमें हम लोग इससे पहले शामिल थे। बहुत जल्दी आपको प्रशासनिक क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा, आपको इस बात का मौका मिलेगा कि आप नवाचार कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपको इस बात का भी मौका मिलेगा कि आप समाज को लीडरशिप दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो इसके लिए कई चीजें आपको बता दूं, केवल एक ही चीज पे मैं विवेचन करना चाहूंगा कि ये सब करने से पहले केवल आपको एक चीज पैदा करनी पड़ेगी, वो है सहज नेतृत्व के गुण। और उसमें केवल आपकी 6-7 क्वालिटीज होती है कि अच्छे, अगर यदि आप लीडर हो तो आप अच्छे प्रशासक बन ही जाओगे। और अच्छे लीडर में मैं केवल आपको 5-6 चीजें संक्षिप्त में बता के इसको समाप्त करना चाहूंगा कि अच्छा लीडर बनने के लिए पहली चीज ये है कि जो भी काम आपको मिलता है, जिस सेवा में आप जानते हो, वो काम आप अपना अच्छी तरह से जानते हो या नहीं जानते हो, उसको कहते हैं कार्य कुशलता। यदि आप अपना काम जानते हैं तो आपके नीचे वाले आपको अपना लीडर स्वीकार कर लेंगे। और अगर यदि आप अपना काम नहीं जानते हो, आप ये पूछते हो, तो आपको नीचे वालों से पूछना पड़ेगा, राय लेनी पड़ेगी। तो अब आपका एक कद अपने आप डाउन हो जाएगा कि साहब को तो बाधा पहलवान है, ज्यादा इनको समझ में आती नहीं है। और तो इसलिए पहला जरूरी है कि अपने काम की जानकारी, आपकी कार्य कुशलता एक। सेकंड, आपको जो सहज नेतृत्व प्रदान करता है वो है निष्पक्षता। आप जिस पद पे जा रहे हो, यदि आप कुछ चीजों से ऊपर नहीं उठे, यदि आप धर्म से, जाति से, आप पार्टी से, किसी राजनीतिक पार्टी से या क्षेत्रवाद से, तो आप अच्छे प्रशासक नहीं बन सकते। इसलिए अच्छा नेतृत्व देने के लिए बहुत जरूरी है कि आप बाई हार्ट निष्पक्ष होने चाहिए। आपके जब आप कोई डिसीजन लेते हो तो आपका केवल और केवल मेरिट के आधार पर होना चाहिए। सेकंड जो आपका है। और तीसरा, आज तक कोई भी वो लीडर नहीं बन पाया जो कमजोर था और कायर था। यदि आपको अच्छा नेतृत्व देना है तो आपको मजबूत और बहादुर देना पड़ेगा, बनना ही पड़ेगा। बी ब्रेव, रेस्ट फॉलोज। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। सबने सुना होगा कि 1971 में भारत पाकिस्तान का वार हुआ था। तो वार की जो चीजें हैं, बांग्लादेश के हालात देख के ये लगभग अप्रैल-मार्च में ऐसा माहौल बन गया था कि हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हो सकता है। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, और उस समय आर्मी के जनरल थे जनरल मानेक साहब। जनरल मानेक साहब तो नेचुरली कैबिनेट की मीटिंग हुई, और चूंकि वार युद्ध से संबंधित थी तो तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्षों को बुलाया गया। उसमें मानेक साहब भी थे। मानेक साहब को आइडिया लग गया था कि ये मीटिंग क्यों बुलाई जा रही है, तो वो अपनी तैयारी करके गए थे। तो वहाँ जाते ही ये कहा कि भाई, प्रधानमंत्री ने कहा कि हालात ऐसे हैं कि आप तैयारी करो, 15-20 दिन में पाकिस्तान के साथ युद्ध हो सकता है, इसकी पूरी संभावना है, रेडी। तब जनरल मानेक साहब बीच में बोले कि देखो ऐसा मैडम, यदि युद्ध कब होगा यह हमारे ही हाथ में है सिचुएशन। तो युद्ध हमेशा कभी भी जब आपके हाथ में, तो जीतने के लिए होना चाहिए, लड़ने के लिए युद्ध नहीं होना चाहिए, उसकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और उसके लिए समय की जरूरत होती है। तो उन्होंने कहा भाई नहीं, ये कैबिनेट का डिसीजन है। तो 1-2 मंत्री, इसमें जगजीवन राम और स्वर्ण सिंह थे, उन्होंने कहा नहीं मैडम चाहती है बहुत जल्दी हो रहा, आपको जल्दी करना पड़ेगा। वो जोर देने लग गए। तब जनरल मानेक साहब ने कहा कि देखो ऐसा है, मैं इस सेना का सेनापति हूँ और मैं अपनी सेना को कभी भी ऑकवर्ड पोजीशन में नहीं रख सकता। यदि आपको बहुत जल्दी युद्ध करना पड़े और सरकार चाहती है कि मेरे निर्देशों की पालना करे, तो आपको दूसरा सेनापति का चयन करना पड़ेगा। यह मेरा रेजिग्नेशन रहा। यदि आप चाहते हो कि मैं लीड करूं तो मैं प्रॉपर समय चाहूंगा, तभी हम युद्ध जीत सकते हैं। तब वो मैडम बीच में इंटरव्यू करने लगी कि मानेक साहब जी आपको कितना समय चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे कम से कम 6 माह का समय चाहिए, और उनको 6 माह का समय दिया गया। 3 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर 14 दिन का युद्ध हुआ। भारतीय इतिहास में 1192 तराइन के सेकंड वार के बाद ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ जिसमें हमने इतनी क्लियर कट विजय पाई। और उस दिन अगर मानेक साहब अपनी हिम्मत और मजबूती नहीं दिखाते तो क्या ऐसा संभव हो पाता? तो उस समय आपके पास में ऐसे कई मोमेंट्स आएंगे
जब आपको अपनी नौकरी और उसमें से स्टेक पे रखना पड़ता है, उस दिन आपकी दृढ़ता का और नेतृत्व के गुणों का फैसला होता है। तो अगर यदि मानेकशॉ नहीं होता तो बांग्लादेश जैसी शानदार कभी विजय नहीं पाई जाती, क्योंकि पॉलिटिशियंस सेना की रणनीति को तय नहीं कर सकता, वो फैसला करना होता है सेनापति को, और उन्होंने अपना धर्म निभाया, उसका रिजल्ट मिला। तो कई बार आपके पास ऐसे दबाव आएंगे जीवन में कि आप समझौता करते हो या दृढ़ता रखते हो। इट इज अप टू यू। तो तीसरी चीज ये है। और चौथी चीज जो लीडरशिप के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि छोटे दिल का आदमी कभी भी अच्छा लीडर नहीं बन सकता। विशाल हृदयता आपको रखनी पड़ेगी, उदारता, कि आप अपने सबोर्डिनेट है उसकी छोटी छोटी बातों के लिए अगर पीछे पड़ गए, यू कैन नॉट बी पॉपुलर। तो मेरा मानना है कि अगर आपको अच्छा लीडर बनना है तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं विशालता, उदारता की भावना और सबके साथ वो कहीं ना कहीं फीलिंग आपको पैदा करनी पड़ेगी। अंत में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा कि एक गुण यह है, कोई सोचे कि आप जिस सर्विस में आप जा रहे हो कि उसमें सफल होने का तरीका क्या है। तो 10 कारण हो सकते हैं सफल होने के। उसमें मैं पहला कारण है टीम वर्क, दूसरा कारण है टीम वर्क, तीसरा कारण है टीम वर्क, बाकी 7 आप जैसे जो चुन लेना। यदि आप जीवन में कोई भी काम करें, जिनके साथ काम करें उनके साथ आपका टीम वर्क है, आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो मेरा आपको मानना है कि आप जीवन की शुरुआत कर रहे हो, ये बेसिक जनरल बातें हैं। बाकी खुद बहुत सारी चीजें आपको समय सिखाएगा, वक्त के थपेड़े सिखाएंगे। कभी बहुत अच्छा समय आएगा, कभी आपको ऐसा आएगा, लेकिन आए अपने जीवन के न्यूनतम मूल्य और सिद्धांत तय कर लेना जिनको जीवन भर निभा सको। वो तय करने के बाद उन पे जीवन भर चलते रहना। किसी के लगे कि नहीं साहब मैंने तो इतना तो मैं एडजस्ट करूंगा, वो इट्स अप टू यू। लेकिन जो भी हो, कम से बिना सिद्धांत और मूल्यों के कोई जीवन नहीं होता है। और रही इस ब्यूरोक्रेसी में कोई आपका वो सम्मान प्राप्त नहीं कर सकते जिनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माना जाता है। मैं आप जो आपके सामने 2 अधिकारी बैठे हुए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उन्होंने वो सम्मान किया जिनको लीग से हटकर अधिकारी माना जाता है। तो आप एक एक के बारे में जानोगे, समझोगे। डीवाईएसपी कौन रहे, शपथ रहे, नीचे वाले सब बता देंगे। उनसे पूछ लेना कि ये क्यों अच्छे रहे, उनकी अच्छाइयाँ अपना लेना, और वो क्यों खराब रहे उनका कर देना। तो कुल मिला के मेरा मानना यही है कि आप अपने जीवन का खुद रास्ता निर्धारित करें और उस रास्ते पे जीवन भर चलने का प्रयास करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपको पहली बार इस सफर की शुरुआत में हमें मिलने का मौका मिला, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारी हार्दिक शुभकामनाएं साथ है कि आप मील का पत्थर बने और सफलतम अधिकारी बने, आपके और आपके परिवार खुशहाल हो, यही मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।